सुबह 10 बजे आलोक बंदरगाह पर मौजूद था। उसने वहां भी पुलिस का पहरा लगा दिया था कि सुबह से पहले कोई कंटेनर न खोले। जिस वक्त क्रेन ऊपर रखे कंटेनर हटा रही थी, राजा और शेखर भी वहां पहुंच गए। राजा ने आलोक के सामने बता दिया कि वो वहां छुपकर रहता था। आलोक ने कहा, अगर तुम्हारी बात सही निकली और कंटेनर से गैर कानूनी चीज निकल आई तो तुम छूट जाओगे, वरना तुम और शनाया सिंह दोनों को कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। शेखर चौंका। शनाया क्यों? ये सारा खेल उसी ने शुरू किया है, उसे कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। आलोक ने जवाब दिया। शेखर ने बहस की, कंटेनर के अलावा शनाया रमेश भाई का निशाना रही है और उसे अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा था। वो खुद मुद्दई है, कोई मुजरिम नहीं है। पुलिस भी उसे मुजरिम की नजर से नहीं देख रही है, लेकिन उससे डिटेल में बयान लिया जाएगा, तब फैसला होगा कि वो किस हद तक मदद की हकदार है। कुछ देर में क्रेन ने कंटेनर के आसपास के सारे कंटेनर्स हटा दिए। आलोक शेखर और राजा के साथ वहां आया। राजा ने सीरियल नंबर और निशाना देखकर बता दिया कि ये वही कंटेनर है। बंदरगाह अथॉरिटी ने उसकी सील खोली और उसका लॉक काटकर अलग किया। कंटेनर खोला तो उसमें चाइना मेड खिलौने और टेडी बेयर्स भरे हुए थे। जब उन खिलौनों को तोड़ा और टेडी बेयर्स को फाड़ा गया तो उनके अंदर से 20-20 ग्राम के गोल्ड के सिक्के निकले। ये खालिस सोना था, जिसमें 0.1 की भी मिलावट नहीं थी। सोना देखते ही आलोक ने बाकी काम रुकवा दिया। सारा सामान वापस कंटेनर में डालकर उसे दोबारा सील कर दिया गया और पुलिस हेडक्वार्टर रवाना कर दिया गया, जहां उसकी पूरी तलाशी ली जाती। राजा और शेखर खुश थे कि उनकी बात सही साबित हुई। वो भी पुलिस हेडक्वार्टर साथ गए थे। वहां कंटेनर से सब मिलाकर 200 किलोग्राम सोना बरामद हुआ, जो इन खिलौनों और टेडी बेयर्स में छुपाया गया था, और उसकी मार्केट वैल्यू $1 करोड़ से ज्यादा थी। उसी शाम रमेश भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। रात गए लंबे कद वाले ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया था। उसने न सिर्फ रोमा का कत्ल कबूला, बल्कि ये बात भी बताई कि रमेश भाई के इशारे पर उसने और उसके मारे जाने वाले साथी ने कई गैर कानूनी काम किए थे और खुद उसके साथी को रमेश भाई ने शूट किया था। उसकी लाश पास ही के समंदर में भारी पत्थर बांधकर फेंकी गई थी। गोताखोरों ने बड़ी कोशिश करके उसकी लाश निकाल ली थी। रमेश भाई ने जुर्म मानने में 2 दिन लगाए। आखिरकार उसने मान लिया कि वो सोने की गैर कानूनी स्मगलिंग में लिप्त है। वो सोना विदेश भेजता था, जहां उसे ब्लैक मनी रखने वालों के मार्केट में ज्यादा दामों में खरीद लिया जाता था। वो पिछले कई सालों से ये धंधा चला रहा था और अब तक लगभग 10 टन सोना भेज चुका था। सोने की स्मगलिंग से बड़ा जुर्म किए जाने वाला कत्ल उसके गले पड़ चुका था और इसके लिए उसे सजाए मौत का सामना करना पड़ेगा। शनाया सिंह को रोमा के कत्ल के बारे में सच्चाई छुपाने के जुर्म से भी बरी किया गया था। उसकी लाश दिल्ली से वापस मंगवाकर उसके घर वालों को भेज दी गई। शनाया, राजा और शेखर को कानून का साथ देने पर इनाम और सर्टिफिकेट दिया गया। जिस दिन शेखर और शनाया की रवानगी थी, अमृता उनसे मिलने आई और उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लाई थी। शनाया बहुत खुश थी। उसने शेखर से कहा था कि वो उसके साथ काम करेगी। शेखर भी खुश था कि उसकी बेटी उसे वापस मिल गई थी, लेकिन अमृता उदास थी, शायद इसीलिए कि शेखर ने उससे कुछ कहा नहीं था जो वो उससे सुनना चाहती थी। वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। शनाया ने अमृता से कहा, आप भी हमारे साथ दिल्ली चलिए। उसने ना में सिर हिलाया। मैं वहां क्या करूंगी, यहां तो इतनी अच्छी जॉब है। ये ठीक कह रही है। शेखर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इतनी अच्छी जॉब तो किस्मत से मिलती है। शनाया ने कहा कि वो उनके साथ एयरपोर्ट तक चले, मगर उसने मना कर दिया। नहीं, मुझे जरा काम है, वरना जरूर चलती। शनाया ने फ्लैट के मालिक को बता दिया था कि वो फ्लैट खाली कर रही है। शनाया का पर्सनल सामान बस इतना था कि 2 सूटकेस में आ गया। वो दोनों प्लेन में सवार हुए और जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो शनाया ने कहा, पापा एक बात बताइए। शेखर ने कहा, पूछो बेटा, आपको अमृता कैसी लगती है? शनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। शेखर ने चौंकते हुए पूछा, तुम क्यों पूछ रही हो? बस पापा, मुझे लगा कि जैसे वो आप में दिलचस्पी ले रही है। कोई आम लड़की होती तो शायद अपने बाप से इस तरह के सवाल की हिम्मत नहीं करती, मगर शनाया मॉडर्न ख्याल की बेबाक लड़की थी। उसने बिना झिझक के पूछ लिया। शेखर झेंप गया। बेटे, महसूस तो मैंने भी किया है, इसलिए पूछ रही हूं पापा। वो आपको कैसी लगी? शनाया ने फिर सवाल दोहराया। पहले तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगती है? शेखर ने उल्टा सवाल किया। पापा, वो बहुत अच्छी औरत है, केयर करने वाली एक अच्छे दिल की औरत है पापा। इसलिए उम्र के फर्क के बावजूद भी मेरी उससे दोस्ती हो गई। उसने अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ किया है।
और अब वो अकेली है, किसी को उसकी परवाह नहीं है। शेखर ने गहरी सांस ली। बेटा, वो मुझे भी ऐसी ही लगी और सच्ची बात यह है कि मुझे भी अच्छी लगी, मगर बेटा अब मेरे लिए आप सबसे जरूरी हो और मुझे बड़ी मुश्किलों से मिली हो। मैं किसी भी सूरत में आपको खोना नहीं चाहता। शनाया ने प्यार से बाप को देखा और उसके कंधे पर सिर रख लिया। पापा, मुझे अफसोस है कि मैं आपसे इतना दूर क्यों रही। पापा, मुझे एहसास है कि अगर मैं अकेली रही तो आप मुझसे ज्यादा अकेले रहे। मैं चाहती हूं कि अब आप अकेले ना रहें। शेखर खुश हो गया। और मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा घर बसा दूं। अभी नहीं पापा, शनाया शर्माई। अभी मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। ये शाह कैसा आदमी है? शेखर ने पूछा। सिर्फ एक अच्छा दोस्त है पापा। शनाया ने जल्दी से बात साफ की। इसके सिवा और कोई बात नहीं है। शेखर ने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि शाह उसे अपनी बेटी के लिए अच्छा नहीं लगा था। उसने फैसला किया कि वापस जाते ही वो अमृता को कॉल करके प्रपोज करेगा और उसे यकीन था कि वो इनकार नहीं करेगी।